नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका का 50% टैरिफ बुधवार से प्रभावी हो गया है। इस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से प्रेरणा लेकर मेक इंडिया ग्रेट अगेन मेगा की संकल्पना बनाई थी। तब मोदी ने इसे मांगा प्लस मेगा बराबर मेगा बताया था, लेकिन जयराम रमेश ने कहा कि अब ये मोदी मेड मेगा भारत के लिए महा हेडेक बन गया है। उन्होंने कहा कि इस ट्रंप डबल टैरिफ से भारत के लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ेगा, खासकर टेक्सटाइल, जेम्स और ज्वेलरी, लेदर, मरीन प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने H-1B वीजा सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं, जिसका सबसे बड़ा लाभ भारत के IT प्रोफेशनल्स को मिलता रहा है। फरवरी में मोदी और ट्रंप की वॉशिंगटन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मेगा पार्टनरशिप की घोषणा की गई थी, जिसे अब भारत के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति माना जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% आयात शुल्क लागू कर दिया है। इससे भारत को केवल 10 क्षेत्रों में ही 2,17,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इसका सबसे बड़ा असर भारत के किसानों, खासकर कपास किसानों पर पड़ेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का कहना है इस झटके से भारत की जीडीपी का करीब 1% प्रभावित होगा और इसका फायदा चीन को होगा। कई सेक्टरों में बड़े पैमाने पर नौकरियों का संकट पैदा हो गया है। टेक्सटाइल सेक्टर में करीब 5 लाख नौकरियां खतरे में हैं। जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में 2 लाख तक नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। हीरा उद्योग में केवल सौराष्ट्र इलाके में ही 1 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। झींगा पालन से जुड़े करीब 30 लाख लोगों की आजीविका पर गंभीर संकट है। खड़गे ने कहा कि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति सिर्फ मुस्कान, गले लगने और सेल्फी तक सीमित रही है। भारत ट्रेड डील सुरक्षित करने में नाकाम रहा है और अब ये टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार विदेशी दौरे और दिखावटी कूटनीति तक ही सीमित रही है, ना तो कोई ट्रेड डील हुई है और अब भारत के उद्योग और किसान दोनों गहरे संकट में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को फिर दावा किया कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के समय शांति कराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। व्हाइट हाउस की कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि जैसे उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में तीसरा विश्व युद्ध रोकने में मदद की थी, वैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने बड़ा टकराव टाल दिया। ट्रंप ने बताया कि उस समय वो प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने मोदी से पूछा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। दोनों देशों के बीच बहुत नफरत थी जो सैकड़ों सालों से कभी अलग अलग नामों के साथ चलती आ रही है। मैंने मोदी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ कोई ट्रेड डील नहीं करूंगा। अगर तुम लोग लड़ाई करोगे तो हम तुम पर इतने ऊंचे टैरिफ लगा देंगे कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। कल मुझे फोन करके बताना। ट्रंप का दावा है कि उनकी इस धमकी के बाद सिर्फ 5 घंटे के भीतर भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया और हालात काबू में आ गए। उन्होंने ये भी कहा कि शायद ये तनाव फिर शुरू हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं उसे रोक दूंगा। दुनिया को ऐसे हालात में नहीं जाने दे सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस झड़प में 7 जेट विमान गिराए थे, जबकि पिछले महीने उन्होंने कहा था कि 5 विमान गिराए गए थे। जिसके बाद पीएम मोदी के आलोचक कह रहे हैं कि ट्रंप ने पहली बार मोदी की पूरी पोल खोल दी है। मोदी ने सचमुच में क्या पैसों के लिए देश को बेच दिया? ये देशद्रोह है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर पीएम मोदी को 4 कॉल किए थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनसे एक बार भी बात नहीं की। इससे दोनों नेताओं के बीच तनाव और बढ़ गया। ये दावा जर्मन न्यूज़पेपर फैज ने किया है। हालांकि अखबार ने अपनी रिपोर्ट में ये नहीं बताया है कि ये कॉल कब किए गए थे। अखबार के मुताबिक ट्रंप की आक्रामक ट्रेड पॉलिसी और भारत को डेड इकॉनमी कहने से मोदी नाराज हैं। पहले दोनों नेताओं के बीच अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अब भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए होने वाली बातचीत रद्द कर दी है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल को नई दिल्ली आने से रोक दिया गया है। हालांकि ये रिपोर्ट कितनी विश्वसनीय है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर आज यानी 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक ये नया टैरिफ भारत के लगभग 5.5 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है।
50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इससे इनकी मांग में 70% की कमी आ सकती है। चीन, वियतनाम और मैक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देश इन सामानों को सस्ते दाम पर बेच पाएंगे। इससे भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी कम होगी। टैरिफ को लेकर अमेरिकी धमकियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की है। पीएम मोदी ने गुजरात के हंसलपुर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मारुति सुजुकी के पहले इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद कहा कि भारत में जापानी फैक्ट्रियों में बन रहा सामान भी स्वदेशी है। पीएम मोदी ने स्वदेशी की अपनी परिभाषा में कहा कि पैसा किसी का भी हो, उसमें पसीना भारतीय का होना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को हम सब आगे बढ़ाएं, वोकल फॉर लोकल बने। उन्होंने कहा कि स्वदेशी हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि पैसा किसका लगता है उससे लेना देना नहीं है। डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है या गोरी है, मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। इसके साथ ही अब ये भी कहा जा रहा है कि क्या ये भारतीय कारोबार में काले धन का खुला आह्वान कर दिया है। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय सामान पर 50% टैक्स लगाने का फैसला किया है। इसी बीच फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में साफ कहा कि लगता है कोई आपसे बहुत खुश नहीं है। राबुका ने आगे कहा, लेकिन आप इतने बड़े नेता हैं कि इन दिक्कतों को झेल सकते हैं। वो दिल्ली में ओशन ऑफ पीस विषय पर आयोजित व्याख्यान के बाद लोगों से बातचीत कर रहे थे। बता दें, राबुका 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध बंद करने पर सहमति नहीं देते हैं तो वो आर्थिक युद्ध कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि इस आर्थिक युद्ध के गंभीर नतीजे होंगे और ये रूस के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कैबिनेट मीटिंग के दौरान कहा, यह विश्व युद्ध नहीं होगा लेकिन आर्थिक युद्ध होगा और आर्थिक युद्ध का असर बुरा होगा, खासकर रूस के लिए। ये सवाल उठने पर कि क्या पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत के लिए कोई समय सीमा है, ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके दिमाग में बहुत गंभीर कदम है। उन्होंने युद्ध के हर हफ्ते बढ़ते मौत के आंकड़ों का हवाला भी दिया। अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर खड़ा हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के नेता और सांसद इस वीजा प्रोग्राम को खत्म करने की लगातार मांग कर रहे हैं। इस बीच अब ट्रंप की पार्टी के सांसद माइक ली वीजा प्रोग्राम को लेकर आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने मांग कर दिया है कि H-1B वीजा को खत्म करने का समय आ चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि क्या H-1B वीजा पर रोक लगाने का समय आ गया है। उनके ये पोस्ट वॉलमार्ट विवाद के बीच आई है। कहा गया है कि वॉलमार्ट में H-1B वीजा से संबंधित धोखाधड़ी हुई है, जिसके बाद कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। वहीं अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने बड़ा ऐलान किया है। अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने कहा इसमें H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड से जुड़े नियम भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा H-1B वीजा सिस्टम एक स्कैम है जो विदेशी कामगारों को अमेरिका में नौकरी पाने का मौका देता है। अमेरिका की बड़ी कंपनियों के लिए अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी देना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बता दें, भारत लंबे समय से H-1B वीजा कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है, विशेष रूप से IT और टेक्नोलॉजी पेशेवरों के लिए। अगर इसमें सख्ती की गई तो लाखों भारतीयों के लिए बहुत परेशानी देने वाला होगा। वो इसी वीजा पर जाते हैं। राहुल गांधी ने एक खबर के हवाले से फिर चुनाव आयोग को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में कुछ ऐसी अनाम पार्टियां हैं जिनका नाम किसी ने नहीं सुना, लेकिन 4,300 करोड़ का चंदा मिला। इन पार्टियों ने बहुत ही कम मौकों पर चुनाव लड़ा है। ये उन पर खर्चा किया है। ये हजारों करोड़ आए कहां से, चला कौन रहा है इन्हें, और पैसा गया कहां? क्या चुनाव आयोग जांच करेगा या फिर यहाँ भी पहले एफिडेविट मांगेगा या फिर कानून ही बदल देगा ताकि डेटा भी छिपाया जा सके? बता दें, दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक गुजरात में रजिस्टर्ड 10 गुमनाम से राजनीतिक दलों को 2019-20 से 2023-24 के 5 सालों में 4,300 करोड़ चंदा मिला। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान गुजरात में हुए 3 चुनावों के यानी कि 2019-24 के 2 लोकसभा और 2022 का विधानसभा में इन दलों ने महज 43 प्रत्याशी उतारे यानी 43 प्रत्याशी उतारे और इन्हें कुल 54,069 वोट मिले। इन दलों और इनके प्रत्याशियों की निर्वाचन आयोग में जमा रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि उन्होंने चुनाव रिपोर्ट में खर्च महज 39 लाख के करीब बताया।
जबकि ऑडिट रिपोर्ट में 3,500 करोड़ रुपए खर्च दिखाया गया। इस खबर पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कहा है कि क्या ईडी करने वाली सरकार 24 घंटे में नहीं पता कर सकती है इन गुमनाम दलों के खातों में 4,300 करोड़ किसने डाले और इन खातों से निकलकर किसकी जेब में गए। गुजरात की खबर है, वहां कैसे हो गया, ऐसी खबरें कैसे गुम हो जाती हैं। ऐसा लग रहा है इस देश पर खास लोगों के गिरोह ने कब्जा कर लिया है। पिछले 5 सालों में यानी 2020 से 2024 में देश भर के बंदरगाहों पर 11,300 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई हैं। इनमें से 65% यानी 7,383 करोड़ रुपए की ड्रग्स सिर्फ गुजरात के पोर्ट्स पर पकड़ी गई। सबसे ज्यादा बरामदगी अडानी ग्रुप के निजी बंदरगाहों पर हुई, यानी मुद्रा पोर्ट से 6,386 करोड़ की। इसके अलावा पेपाबाव पोर्ट से 180 करोड़ रुपए की, मुंद्रा सीएफएस से 377 करोड़ रुपए की, गांधीधाम सीएफएस से 302 करोड़ रुपए की, मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से 2,284 करोड़ की, तूतीकोरिन से 1,515 करोड़ रुपए की और कोलकाता पोर्ट से 78 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। जब्त माल में हेरोइन, कोकीन, मेथाफेटामाइन और ट्रामाडोल टैबलेट शामिल थी। सिर्फ 2024 में ही मुंद्रा और कोलकाता से 71 लाख से ज्यादा ट्रामाडोल टैबलेट्स बरामद हुई। बिहार के नालंदा जिले में ग्रामीणों ने नीतीश सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता श्रवण कुमार के काफिले पर हमला कर दिया, जिसमें बॉडीगार्ड घायल हो गए। ये घटना हिलसा थाना इलाके के मालावा गांव की है। यहां ग्रामीण विकास मंत्री सड़क हादसे में मारे गए 9 लोगों के परिजन से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री के काफिले पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। गांव वालों के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों ने करीब 1 किलोमीटर तक काफिले का पीछा किया। फिलहाल गाँव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम में शामिल जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक बार फिर असहमति जताई है। मामला है पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति का। जस्टिस नागरत्ना का कहना है कि कई वरिष्ठ जजों को छोड़कर पंचोली की सिफारिश की गई है। इससे पहले भी उन्होंने इसी वजह से आपत्ति जताई थी। इस बार उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर क्यों गुजरात से ट्रांसफर होकर पटना हाईकोर्ट आए पंचोली को प्राथमिकता दी गई। बता दें, अगर जस्टिस पंचोली की नियुक्ति होती है तो वो 2031 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं और करीब 1.5 साल तक उस पद पर रहेंगे। नागरत्ना का कहना है कि इस फैसले से न सिर्फ वरिष्ठता की परंपरा टूटी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट से जजों की संख्या असमान रूप से बढ़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 56 रिटायर्ड जजों ने मंगलवार को एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें उन्होंने उन 18 पूर्व जजों का विरोध किया है जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद के विपक्षी उम्मीदवार और पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में बयान दिया था। इन 56 जजों का कहना है कि कुछ पूर्व जज बार बार राजनीतिक मुद्दों पर बयान देकर न्यायपालिका को राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बयान में कहा गया, हर बड़े राजनीतिक फैसले के बाद वही कुछ लोग बयान जारी कर देते हैं। ये न्यायिक स्वतंत्रता के नाम पर राजनीतिक पक्षपात को छिपाने की कोशिश है। इससे न्यायपालिका की गरिमा और निष्पक्षता को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि जब कोई रिटायर्ड जज खुद चुनाव लड़ने का फैसला करता है तो वो राजनीति का हिस्सा बन जाता है। ऐसे में उसे बाकी नेताओं की तरह राजनीतिक बहस में खुद को साबित करना चाहिए। बयान जारी करने वालों में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और पी सदाशिव और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज AK सिकरी और MR शाह शामिल हैं। उन्होंने अपील की कि पूर्व जज ऐसे राजनीतिक बयानों से दूरी बनाकर रखें। बता दें, सोमवार को 18 रिटायर्ड जजों ने अमित शाह की आलोचना की थी। इसके बाद अब पूर्व CJI रंजन गोगोई समेत जजों ने जजों की आलोचना की है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। जम्मू और कश्मीर में कटरा के पास वैष्णो देवी मंदिर के पास भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। इस हादसे में कम से कम 30 लोगों की जान चली गई। ये दुखद घटना मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे हुई। बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और अभी भी लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक क्षेत्र में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी है। लगातार बारिश के कारण जम्मू में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिससे रात में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL से रिटायरमेंट ले लिया है। अश्विन अब IPL 2026 में नहीं नजर आने वाले हैं। अश्विन ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और अपने सभी फैंस और टीम का आभार जताया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.